आइसोजाइम्स या आइसो एंजाइम्स। अब ये कैसे एंजाइम्स होते हैं देखना जरा। आइसोजाइम्स या आइसो एंजाइम्स कैसे एंजाइम होते हैं? दोज एंजाइम, हमने क्या बताया, दोज एंजाइम्स which have similar structure, sorry, similar function, but different molecular weight। मॉलिक्यूलर वेट इनका अलग हो, स्ट्रक्चर सेम हो, ऐसे एंजाइम, सॉरी फंक्शन सेम हो, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट इनका क्या हो? मॉलिक्यूलर वेट इनका क्या हो? मॉलिक्यूलर वेट इनका डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। इसको हम कह सकते हैं मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम। इसको कह सकते हैं मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम। एक ही एंजाइम के मल्टीपल फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल, ये देखो एग्जाम में क्वेश्चन एमपी वर्ग 1 में आया हुआ था। फॉर एग्जांपल, एक एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, इसके 5 आइसोजाइम हैं। इसके 5 आइसोजाइम्स, 5 फॉर्म है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के 5 फॉर्म हैं। नहीं, एंजाइम बस उतना ही है। वर्षा सिंह पढ़ने पे ध्यान दीजिए, ठीक है? आप लिखिए और हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ओके। अब ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज क्या है? नहीं तो बीच में ना स्टूडेंट को डिस्टरबेंस हो रहा है, देखिए। सुनीता रमोला, बिल्कुल आप अगर एलटी में हैं बिल्कुल प्रवक्ता बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपकी मेहनत आपके साथ होनी चाहिए, बिल्कुल बन जाएंगे, ठीक। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या है और इसके आइसोजाइम क्या है, जरा ध्यान से समझते हैं इसको, ठीक है? प्लीज बी अटेंटिव, बहुत अच्छे से समझना। बहुत अच्छे से इसको समझना। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का काम होता है, ये लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ऐसे लिख दे रहे हैं, लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में चेंज करते हैं। लैक्टिक एसिड को कहाँ चेंज करते हैं? पायरुविक एसिड में। ये लैक्टिक एसिड को ये, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। मतलब ये लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में चेंज करते हैं। इन एंजाइम का ये फंक्शन, इस एंजाइम का क्या है? इस एंजाइम का यही फंक्शन है, लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में चेंज करता है। अब देखना जरा, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है, इसमें 4 चेन्स पाए जाएंगे। कितने? 4 चेन पाए जाते हैं। 4 चेन पाए जाते हैं, ये 4 चेन का बना होता है। अब हो सकता है, अब उसमें 2 तरीके के चेन होते हैं, 2 तरीके के चेन होते हैं, एक हैवी चेन और एक लाइट चेन।
लाइट चेन को M से डिनोट करते हैं और हैवी चेन को H से डिनोट करते हैं। चार होना चाहिए, चार चेन होना चाहिए हैवी और लाइट मिला के। अब हो सकता है चारों हैवी हो सकता है चारों लाइट हो सकता है दो हैवी दो लाइट हो। ऐसे देखते हैं कितने फॉर्म बनते हैं, ऐसे देखते हैं कितने फॉर्म बनते हैं। अब मेरी बात को ध्यान समझना, हैवी चेन लाइट चेन। अब देखो एक फॉर्म लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 1, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 2, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 3, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का चौथा फॉर्म और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का पांचवा फॉर्म। यहां पे देखो चारों एम फॉर्म है, एम एम एम, सॉरी चारों एच फॉर्म है, एच 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 एच, मतलब H4, H4 हो गया। चारों हैवी चेन है, चार चेन से मिलके बना है। अब चारों हैवी होगा तो इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे हाईएस्ट होगा, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट होगा, हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट। हो सकता है 3 हैवी हो और 1 M हो, तो ये H3M लिख दिया। हो सकता है 2 हैवी हो 2 M हो, H2M2 लिख दिया। हो सकता है 1 हैवी हो 3 M हो, HM3 लिख दिया। और हो सकता है हेवी हो ही ना, चारों M हो तो M4 लिख दिया। और इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे लोवेस्ट होगा, सबसे लोवेस्ट होगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे लोवेस्ट होगा। बताइए इतनी बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे ये डिक्रीजिंग है, मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे ये डिक्रीजिंग है। इन चारों एंजाइम का काम सेम ही है। क्या काम है भाई? चारों एंजाइम का काम है लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में चेंज करना, लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में चेंज करना, और रिवर्सिबल रिएक्शन लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में चेंज करना और पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में चेंज करना, यही काम है इनका। मतलब कुल मिला के लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लेकिन ये रिएक्शन कहां होती है? ये एंजाइम ब्रेन में पाया जाता है, ये एंजाइम किडनी में पाया जाता है, किडनी की सेल में ये एंजाइम हार्ट में पाया जाता है, हार्ट की सेल में, कार्डियक सेल में। ये एंजाइम लीवर में पाया जाता है और ये एंजाइम मसल्स में पाया जाता है। देखो काम एक ही है लेकिन मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है, काम एक है मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है, काम एक है मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है। फंक्शन सेम है, हर जगह ये लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड या पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में चेंज करेंगे, लेकिन क्या है? मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट है। तो ऐसे एंजाइम को क्या कहेंगे? आइसोजाइम्स कहेंगे। प्रिंसेस ड्रीम क्या दिक्कत है? यहाँ पे चारों हैवी हो सकता है, 3 हैवी 1 M हो सकता है, 2 हैवी 2 M हो सकता है, 1 हैवी 3 M हो सकता है, या चारों लाइट चेन हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसको हम ऐसे लिखा जा सकता है। ये लैक्टिक एसिड 1 2 3 4 5 है, तो 5 आइसोजाइम हुए। बताइए आइसोजाइम का कॉन्सेप्ट कितने लोगों को समझ में आया? आइसोजाइम का कॉन्सेप्ट कितने लोगों को समझ में आ गया? फटाफट बताने की कोशिश करेंगे। आइसोजाइम का कॉन्सेप्ट कितने लोगों को समझ में आ गया? डन है? नहीं नहीं वर्षा सिंह,
जो हमने बताया मॉलिक्यूलर वेट डिफरेंट और फंक्शन सेम, ऐसे ही याद रखो। यस। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल आपको बता रहे हैं, हेक्सोकाइनेज एंजाइम। और देखो ये CSIR लेवल तक क्वेश्चन पूछा जाता है। हेक्सोकाइनेज एंजाइम, ये ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट एंजाइम है, हैव टू आइसोजाइम्स, हैव टू आइसोजाइम्स। इसके दो आइसोजाइम्स हैं, कौन कौन? एक हेक्सोकाइनेज तो खुद ही है, और एक ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोकाइनेज। ठीक, हेक्सोकाइनेज और एक ग्लूकोकाइनेज। अब हेक्सोकाइनेज का काम क्या है? आप देखते हो हमारी बॉडी की हर सेल में ग्लूकोज को ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोलिसिस का पहला एंजाइम है, ये हेक्सोकाइनेज कन्वर्ट करता है। तो ये ऑल सेल्स ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की हर सेल में ये हेक्सोकाइनेज, ये ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, लेकिन ग्लूकोकाइनेज ये सेम ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करेगा। ग्लूकोकाइनेज मतलब ग्लाइकोलिसिस की पहली प्रोसेस, लेकिन ये कहां? ये बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज एंड हिपेटोसाइट्स मतलब लीवर सेल। अगर बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज में ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो वहां हेक्सोकाइनेज नहीं लगेगा, वहां ग्लूकोकाइनेज पहला एंजाइम लगता है। और अगर हिपेटोसाइट्स में भी ग्लाइकोलिसिस हो रहा है तो वहां हेक्सोकाइनेज नहीं, ग्लूकोकाइनेज पहला एंजाइम लगता है। ठीक, ओके। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? वर्षा सिंह, इसका कोई बहुत सॉलिड रीजन नहीं है, सब अलग अलग फॉर्म है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, ओके। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? तो आइस इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, क्या एग्जाम्पल नंबर थर्ड आप लिख सकते हैं, जो एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम 4 आइसोजाइम्स होते हैं, इसके 4 आइसोजाइम्स होते हैं। इसी तरीके से अल्फा एमाइलेज एंजाइम, अल्फा एमाइलेज एंजाइम या सॉरी सलीवरी एमाइलेज एंजाइम, सलीवरी एमाइलेज एंजाइम के 16 आइसोजाइम्स होते हैं। कितने होते हैं? 16 आइसोजाइम्स होते हैं। तो आई होप आपको आइसो एंजाइम्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आइसो एंजाइम्स के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे आप सभी को। जल्दी से बताइए, क्या यहां तक क्या यहां तक समझ में आ गया? हाँ, हेक्सोकाइनेस का एग्जाम एक्सेप्शन हुआ पेनक्रियाज और लीवर। तो जो ये हेक्सोकाइन ऑल सेल ऑफ बॉडी एक्सेप्ट ये बीटा सेल एंड हिपेटोसाइट। ठीक, ओके।
बताइए यहां तक सभी को एकदम डन है? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? एकदम अच्छे से क्लियर है? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है ना? ओके डन। चलिए लास्ट चीज आपको बता दे। एंजाइम क्लासिफिकेशन। एंजाइम क्लासिफिकेशन। एंजाइम का क्लासिफिकेशन, हेडिंग डालिएगा, एंजाइम का क्लासिफिकेशन। According to International Union of Biochemistry, International Union of Biochemistry, International Union of Biochemistry, enzymes are classified into 6 classes। 6 क्लास में एंजाइम को क्लासिफाई किया गया है। वो 6 क्लास क्या है, इसको आप ऐसे याद रखना, ओथ लिल, ऐसे याद रखना, ओठ लिल। ओठ लाल से ना याद रखिए, ओठ लिल से याद रखना, ओठ लिल। ठीक है। ओ से ऑक्सीडो रिडक्ट, इसी इसी में पूछा जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस। एल से लाएज, आई से आइसोमरेज, और इस एल से लाइगेजेस। लाइगेजेस को सिंथेटेज भी कहते हैं और ऑक्सीडो रिडक्टेज को डीहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं। पूछ दिया जा सकता है आपसे, ऑक्सीडो रिडक्टेज को डीहाइड्रोजिनेज भी कहते हैं। ये 6 एकदम एज इट इज आपको याद रखना है। 6 आपको एज इट इज याद रखना है। क्या बताया हमने आपको? हमने बताया क्या आपको? लाइगेज या सिंथेटेज, अरे सॉरी, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, लाएजेस, आइसोमरेजेस, लाइगेजेस। और दोनों के जो अलग अलग नाम हैं वो याद रखना। लाइगेजेस को सिंथेटेज कहते हैं। अभी रिसेंटली 7वां माना जाता है, जैसे हायर बुक्स में अगर आप पढ़ेंगे, रिसेंटली जो 7th क्लास है वो ट्रांसलोकेज माना जाता है। ट्रांसलोकेज, ये प्रोटीन का ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसलोकेज माना जाता है। रिसेंटली 7th क्लास ये माना जाता है हायर बुक्स में, या हम लोग जो है CSIR वगैरह में इसको पढ़ते हैं, ट्रांसलोकेज क्लास माना जाता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या मानते हैं? ट्रांसलोकेजेस मानते हैं। बताइए जल्दी से। हाँ, ओथ लिल से याद रखना है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रो। इसमें जो हाइड्रोलेजेस है वो सबसे लार्जेस्ट क्लास है। हाइड्रोलेजेस ये सबसे लार्जेस्ट क्लास है, ये सबसे लार्जेस्ट क्लास, वेरी वेरी आयन।
अब इतना आपसे पूछा जा सकता है, पहले क्लास में कौन है, दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन है, चौथे में कौन है, पांचवे में कौन है, छठे में कौन है, और सबसे लार्जेस्ट कौन है, और सातवां मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेज को और क्या कहते हैं, लाइगेजेस को और क्या कहते हैं। ठीक, इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? डन है यहाँ तक? ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट। सबसे पहले अगर हम देखें हमारा क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, तो डिहाइड्रोजिनेजेस के नाम से जानते हैं। ऐसे एंजाइम्स which catalyze oxidation reduction reaction, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें साथ साथ ऑक्सीडेशन हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, इसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होगा, एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन। जैसे सपोज करो हमारे पास एक सबस्ट्रेट है ए, ये ऑक्सीडाइज स्टेट में, और दूसरा सबस्ट्रेट है बी, ये रिड्यूस्ड स्टेट में। ये किस में है, रिड्यूस्ड स्टेट में। ये ऑक्सीडाइज स्टेट में है, ये रिड्यूस स्टेट में। ठीक, और ऐसे एंजाइम जो ऑक्सीडो रिडक्टेज होंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम क्या करेगा, जो ऑक्सीडाइज होगा उसको रिड्यूस कर देगा, और जो रिड्यूस होगा उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ऐसे एंजाइम को हम ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। ऐसे एंजाइम को हम किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम के नाम से जानते हैं। जो ऑक्सीडाइज है उसको रिड्यूस कर दिया, जो रिड्यूस है उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन हुआ। इसमें कौन कौन आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसमें आते हैं आपके ऑक्सीडेजेस एंजाइम, जितने भी ऑक्सीडेज एंजाइम होंगे, पेरोक्सीडेजेस एंजाइम, जितने भी पेरोक्सीडेज एंजाइम होंगे, ऑक्सीजिनेजेस एंजाइम, जितने भी ऑक्सीजिनेज एंजाइम होंगे। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेजेस एंजाइम, जितने भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होंगे, जितने भी एंजाइम के आगे डिहाइड्रोजिनेज लगा है, जिसके आगे ऑक्सीजिनेज लगा है, मतलब उसके पीछे ऑक्सीडेज लगा है, पेरोक्सीडेज लगा है, वो सब ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम में आएंगे। अब ओ थ से ट्रांसफरेज आएगा, दूसरा क्या आएगा, ट्रांसफरेजेस। एंजाइम्स विच cause transfer of group other than हाइड्रोजन को छोड़ के, from one substrate to another, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सबस्ट्रेट है ए और इस पे कोई ग्रुप लगा है जी, ठीक, और दूसरा सबस्ट्रेट है बी, और यहाँ पे ट्रांसफरेज एंजाइम अगर होगा तो इस ग्रुप को उठा के ये दूसरे पे लगा देगा, तो ए फ्री हो जाएगा प्लस बी जी। ग्रुप ए से कहाँ आ गया, बी पे आ गया। हाँ, ग्रुप ए से कहाँ आ गया, बी पे आ गया। और इसमें कौन कौन से एंजाइम आते हैं, इसमें आता है काइनेज, पूछा जाता है, ट्रांसफरेजेस आते हैं, इसमें आते हैं ट्रांस अमाइनेज एंजाइम, इसमें काइनेजेस आते हैं, इसमें ट्रांसफरेजेस आते हैं, इसमें ट्रांस अमाइनेजेस एंजाइम आते हैं। कौन आते हैं,
ट्रांस अमाइनेजेस एंजाइम, है ना। इसमें कौन आते हैं, ट्रांस अमाइनेजेस एंजाइम। ठीक, हाँ, जैसे हेक्सोकाइनेज हो गया, पायरुवेट काइनेज हो गया, तो एक ग्रुप ट्रांसफर करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। तीसरा, एंजाइम का सबसे लार्जेस्ट क्लास क्या है, हाइड्रोलेजेस। सबसे पहली बात तो ये एंजाइम का सबसे लार्जेस्ट क्लास है, लार्जेस्ट क्लास ऑफ एंजाइम। और हमने आपको हाइड्रोलेजेस के बारे में कहीं ना कहीं बताया है, आप याद करो, हमने क्या कहा था, ये क्या करते हैं, कैटालाइज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन मतलब वाटर को जोड़ के बॉन्ड तोड़ना, वाटर को जोड़ के बॉन्ड तोड़ना। अब कौन आएगा भाई इसमें, इसमें आएंगे पेप्टिडेज एंजाइम। पेप्टिडेज पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ता है, एस्टरेज एस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा, ग्लाइकोसाइडेजेस ग्लाइकोसाइडेजेस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ेगा। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टरेज फॉस्फोडाइएस्टरेज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ेगा। ठीक, जैसे ग्लाइकोसाइडेज में एमाइलेज आ गया, ग्लू एमाइलेज किसको तोड़ेगा, माल्टेज किसको तोड़ेगा, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ेगा। माल्टेज इस एमाइलेज स्टार्च को तोड़ेगा, माल्टेज माल्टोज को, सुक्रेज सुक्रोज को, लैक्टोज। तो ये सब कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। पेप्टिडेज पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ेगा, किसको, पेप्टाइड बॉन्ड को, लेकिन वाटर ऐड करेगा कि नहीं। ये किसको तोड़ेगा, लिपिड्स को। हमने बताया था कल आपको लिपिड पढ़ाते टाइम। ठीक है, और ये किसको तोड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट को। तो ये सबसे लार्जेस्ट क्लास में आता है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन परफॉर्म करता है। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर को ऐड करके बॉन्ड को तोड़ना। वेरी गुड। न्यूक्लियस भी आएगा इसमें, न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेंगे, न्यूक्लियजेस आएंगे न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेंगे। ठीक है। नंबर 4 में हमारा क्या आता है, नंबर 4 में हमारा लाइजेस आता है। लाइजेस क्या करता है, कॉज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में ग्रुप ट्रांसफर होता है, लेकिन जहां से ग्रुप ट्रांसफर होता है वहां डबल बॉन्ड छूट जाता है, लिविंग डबल बॉन्ड। जैसे हमारे पास क्या है, एक ग्रुप है ए, इस पे एक ग्रुप 1 लगा है, बी इस पे ग्रुप 2 लगा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो लाइज एंजाइम होंगे वो क्या करेंगे, ये दोनों ग्रुप को ट्रांसफर कर देंगे और ए और बी के बीच डबल बॉन्ड छोड़ देंगे। ये दोनों G1 G2 अपना अलग बॉन्ड बना लेंगे और ए और बी के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, लाइज। इसका एग्जाम्पल डी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेजेस। इसका एग्जाम्पल क्या है, डी कार्बोक्सिलेज। जितने भी डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होंगे, ठीक, हाँ, ठीक।
अगला अगर हम बात करें तो नंबर 5, आइसोमरेजेस। आइसोमरेज एंजाइम क्या करते हैं? कॉज आइसोमेराइजेशन। आइसोमराइजेशन जैसे फॉर एग्जांपल एनोमरेज, ईपीमरेज, आइसोमरेजेस, म्यूटेजेस। अब आपको ये समझना होगा कि एनोमर क्या है भाई, आइसोमर ही तो है। एनोमर आपने देखा था कि अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज, अगर OH नीचे है H ऊपर, ये अल्फा डी ग्लूकोज था, ठीक है। अगर OH यही ऊपर हो गया तो ये बीटा डी ग्लूकोज। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर ही तो है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अलग नहीं हुआ, केवल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है। तो ये ग्रुप की पोजीशन चेंज हुई है, तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। और यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा वो एनोमरेज लगेगा, है ना। इसी तरीके से ईपीमर आपने देखा था, ग्लूकोज और गैलेक्टोज एक दूसरे के ईपीमर है और कार्बन नंबर 4 पे डिफरेंस है। ग्लूकोज और मैनोज एक दूसरे के ईपीमर है और कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस। तो यहाँ पे कौन एंजाइम लगेगा? ईपीमरेज। इसी तरीके से आपने देखा था कि भाई जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये दोनों ही एक दूसरे के आइसोमर हैं, आपको बताया था हमने। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम लगता है? ट्रायोज आइसोमरेज। ट्रायोज आइसोमरेज लगता है ना, ठीक है। म्यूटेज क्या है? जैसे आप देखेंगे जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे जब आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक जगह आएगा 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और एक जगह आएगा 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। जब 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होता है तो यहाँ पे म्यूटेज एंजाइम लगता है। अब आप बताओ कि यहाँ अंतर क्या है? 3 फॉस्फो का मतलब ग्लिसरिक एसिड के थर्ड, मतलब जो ग्लिसरिक एसिड का थर्ड कार्बन है उससे फास्फोरस अटैच है। यहाँ ग्लिसरिक एसिड का सेकेंड कार्बन से फास्फोरस अटैच है, केवल फास्फोरस का जो पोजीशन है वो चेंज हुआ है। ये थर्ड कार्बन, 3 का मतलब 3 मॉलिक्यूल नहीं होता है यहाँ। 3 PGA का मतलब थर्ड कार्बन से फॉस्फेट अटैच है, 2 PGA का मतलब सेकेंड कार्बन से फॉस्फेट अटैच है। तो यहाँ पे एंजाइम म्यूटेज लगता है और म्यूटेज एंजाइम एक आइसोमर है, मतलब आइसोमरेज एंजाइम है। यहाँ पे क्या है? आइसोमरेज एंजाइम है, हाँ ठीक है। म्यूटेज एंजाइम एक आइसोमरेज एंजाइम है, इस बात को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। आगे चल सकते हैं जी। अब एक लास्ट क्लास का एंजाइम जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको, दैट इज नंबर 6, लाइगेज। लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना, लाइगेज या सिंथेटेज। लाइगेज या सिंथेटेज, इसका मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना का मतलब ये क्या होगा? लिंकिंग ऑफ ग्रुप्स, ये ग्रुप को जोड़ देते हैं, लिंकिंग ऑफ ग्रुप्स टुगेदर, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एंजाइम आएगा, जैसे एग्जांपल में आपका आएगा DNA लाइगेज, है ना, DNA लाइगेज। लाइगेज का मतलब जोड़ना। यहाँ पे एक एग्जांपल आएगा पेपकेस, पेपकेस भी इसी के अंदर आता है। तो ये है, और नोट करके आप एक और लिख लेना, जो 7वां क्लास का एंजाइम अभी माना जाता है नंबर 7, वो ट्रांसलोकेज है। ट्रांसलोकेज है तो 6 ही क्लास, लेकिन अभी अगर आपसे पूछ दे कि 7वां क्लास रिसेंटली कौन डिस्कवर हुआ है, तो ट्रांसलोकेज क्या करते हैं? ट्रांसफर ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल, ट्रांसफर ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल। इनका एंजाइमेटिक फंक्शन नहीं है, इनका कोई एंजाइम, ये केवल ट्रांसफर का काम करते हैं, इनका कोई एंजाइमेटिक फंक्शन
नहीं है। ठीक, तो इतनी बात को बहुत अच्छे से याद रखना। आई होप कि आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझी हैं। मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, एंजाइम को आगे बढ़ाते हैं और इंटरेस्टिंग तरीके से सारी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। और मेरे ख्याल से आपको जैसे पढ़ाया जा रहा है आप बिल्कुल संतुष्ट होंगे और आप रिवीजन प्रॉपरली करिएगा। एक बार वापस से बैठ के सारे चीज़ों को एकदम अच्छे से पढ़िएगा, जितना भी हमने आपको भी पढ़ाया। एकदम स्टार्टिंग से देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने एंजाइम्स के बारे में देखा, है ना, एंजाइम्स के बारे में देखा और इसका जो भी आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, पहला एंजाइम और पहले एंजाइम का क्रिस्टलाइजेशन किसने किया था, इसके बाद वन एंजाइम वन जीन वन एंजाइम थ्योरी किसने दिया था, किट्स एंड एटॉल ने जो है राइबोजाइम दिया था। ठीक है, और एक्सो एंजाइम एंडो एंजाइम क्या होते हैं, सिंपल एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन पार्ट और कोफैक्टर क्या हैं। ठीक है, इसके बाद प्रोस्थेटिक ग्रुप को एंजाइम मेटल आयन के बारे में बताया। होलो एंजाइम क्या होते हैं, को एंजाइम्स के एग्जाम्पल हमने आपको बताया। ठीक है, और मोस्टली को एंजाइम किससे डेराइव हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से। मेटल आयंस के एग्जाम्पल हमने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ स्पेशल टाइप के एंजाइम्स बताए आपको। स्पेशल टाइप के एंजाइम में राइबोजाइम, एब्जाइम, जाइमोजेंस और आइसो एंजाइम्स बताए। ठीक है, आइसो एंजाइम्स में हम लोगों ने देखा, जाइमोजेंस में हमने पूरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी एंजाइम हैं उसको हम लोगों ने अच्छे से समझा। और इसके बाद हम लोगों ने आइसोजाइम्स देखा। आइसोजाइम्स में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर लास्ट में हम लोगों ने एंजाइम का क्लासिफिकेशन देखा है। एंजाइम के क्लासिफिकेशन में ये जो 6 क्लास हैं उसको हम लोगों ने अच्छे से समझा है। अब बताइए, आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छे से बैठ के, आराम से बैठ के। ठीक है, इसको रिवाइज करिए, नोट को प्रॉपरली। और लेक्चर थोड़ा शाम तक अपलोड होगा आज, तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, लिंक रहेगा, लिंक से आप वापस पढ़ सकते हैं। शाम तक लेक्चर, अभी पीडीएफ अभी जस्ट अपलोड हो जाएगा, लेक्चर शाम तक अपलोड हो जाएगा। चलिए, ओके, बाय बाय सभी को।